नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। तथ्यतः के पिछले अंक में हमने चर्चा की थी उन न्यायाधीशों के बारे में जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आने का काम किया, सक्रिय राजनीति में गए या फिर सरकार से उन्हें बड़े बड़े पद दिए गए। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वैसे न्यायाधीशों के बारे में जो पहले से राजनीति में सक्रिय थे और उसके बाद वे न्यायाधीश बनाए गए। तो एक नज़र डालते हैं उस इतिहास पर कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण न्यायाधीश थे जो जज बनने के पहले सक्रिय राजनेता थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में मिलता है, जहां हॉवर्ड टाफ्ट जो अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति थे, वे बाद में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश बने, चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका। यानी एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति भी रहा और मुख्य न्यायाधीश भी बना। वे 1909 से लेकर 1913 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, विलियम हॉवर्ड टाफ्ट, और बाद में 1921 से 1930 तक वे अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश बने। तत्कालीन राष्ट्रपति हार्डिंग ने उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया। उनसे उनके अच्छे संपर्क थे और कहा जाता है कि जब हार्डिंग राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में हॉवर्ड टाफ्ट से पूछा कि अगर उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए तो क्या वे स्वीकार करेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए 2 जज बनाए जो भी काम कर रहे हैं और उनके कनिष्ठ के रूप में काम करना उन्हें स्वीकार्य नहीं है, इसलिए अगर उनको सीधा मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए तब उसे वे स्वीकार करेंगे। लेकिन तुरंत उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के रूप में नहीं हुई। उन्होंने कुछ लॉबी भी, कुछ समस्याएं थी, लेकिन अंततः उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो ये एकमात्र उदाहरण है जो एक ही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति भी रहा और बाद में मुख्य न्यायाधीश भी बना, यानी पहले राष्ट्रपति बाद में मुख्य न्यायाधीश। अगर अपने देश के इतिहास को हम खंगालें तो यहाँ भी कई ऐसे राजनेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। एक बहुत बड़ा नाम उसमें उस सूची में जस्टिस के.एस. हेगड़े का है। वे 1952 से 57 तक राज्यसभा के सदस्य थे और वहां से सीधे उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हुई। बाद में 1966 में उनको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। हालांकि उनका एक राजनीतिक इतिहास था, लेकिन माना जाता है कि वे बड़े ही निर्भीक और निष्पक्ष जज रहे और इतने निष्पक्ष थे कि 1973 में उनका अवक्रमण हो गया, यानी सुपरसेशन। आपको पता है कि 1973 में सुपरसेशन की पहली घटना हुई थी जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती में उच्चतम न्यायालय के 13 जजों की संविधान पीठ का एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसपे ये कहा गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार नहीं है। संशोधन तो हो सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को यानी बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का अधिकार संसद को नहीं है। उसके पहले गोलकनाथ के मामले में कहा गया था कि मौलिक अधिकार को बदलने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस बार उसमें स्पष्टीकरण दिया गया कि गोलकनाथ का फैसला गलत था। मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो मूल ढांचा है, मौलिक संरचना जो संविधान की है, उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। वो 7-6 का फैसला था। 7 जजों ने ये फैसला दिया कि मौलिक ढांचा नहीं बदला जा सकता है, जबकि 6 जजों ने कहा था कि संसद के पास असीमित अधिकार है। उन 7 जजों में ये 3 जज थे जिनको सुपरसीड करके एक कनिष्ठ जज जस्टिस इयान रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ये तीनों वरिष्ठ जज थे, जस्टिस शेलेट, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर, और उस विरोध में इन दोनों ने इस्तीफा दिया था। इसलिए कहा गया कि जस्टिस हेगड़े इतने निर्भीक थे कि उनको जिस सरकार ने या जिस पार्टी ने, कांग्रेस ने ही उनको बनाया था, लेकिन उसी पार्टी की सरकार ने उनको सुपरसीड भी कर दिया। लेकिन एक बात उनके खिलाफ ये कही जाती है कि राजनीति से उनका संबंध कभी खत्म नहीं हुआ था। वो भले जज बन गए, लेकिन इसके बावजूद उनका संबंध कांग्रेस के कुछ नेताओं से बना हुआ था। और जब 1969 में कांग्रेस 2 धड़े में बंट गई, एक थी कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस संगठन, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, अतुल्य घोष जैसे नेता, और दूसरा धड़ा था कांग्रेस आर यानी कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट,
जिसका नेतृत्व कर रही थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और ये भी एक बड़ी अजीब बात भी थी कि पार्टी ने प्रधानमंत्री को ही निष्कासित कर दिया था। तो हेगड़े का ऐसा इतिहास रहा, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। 1977 में उनको जनता पार्टी ने सांसद का टिकट दिया, वे चुन करके लोकसभा आए और फिर उनको लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर बनाया गया। तो वो पहले भी राजनीति में थे और फिर बाद में भी वे राजनीति में आए। इस तरह के और भी उदाहरण आपको मिलेंगे। एक और बहुत बड़ा नाम है जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर का। वे केरल में विधायक थे और सिर्फ विधायक ही नहीं थे बल्कि 1957 से 59 के बीच एम.एस. नंबूदरीपाद की सरकार में मंत्री भी थे। लेकिन बाद में उनको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 1973 में उनको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। वैसे जब उनको उच्चतम न्यायालय लाने की बात चल रही थी तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि जिस व्यक्ति का अतीत इतना राजनीतिक रहा हो, इतनी सक्रियता राजनीति में जिस व्यक्ति की रही हो, उसको शीर्ष अदालत का न्यायाधीश बनाना उचित नहीं होगा। लेकिन उनके बाद जस्टिस ए.एन. रे ने कहा कि नहीं, वो बहुत ही प्रखर और मेधावी जज हैं, ईमानदार हैं, इसलिए उनको शीर्ष अदालत लाया जाना चाहिए। और ये बात सही है कि जो न्यायिक क्षितिज पर कुछ जो चमकते हुए सितारे हैं उनमें जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर हैं। कभी भी उनकी निष्पक्षता या ईमानदारी पर किसी ने सवाल नहीं उठाया और उनकी मेधा भी अद्भुत थी, प्रखर मेधा के धनी थे। उनके सारे फैसले आज भी उद्धृत किए जाते हैं। उनको हाईकोर्ट जज भी जब बने उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, फिर जब उच्चतम न्यायालय लाया गया उस समय भी इंदिरा गांधी की सरकार थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी की चुनाव याचिका अपील में आई, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में इंदिरा गांधी के रायबरेली से चुनाव को कदाचार के आधार पर निरस्त कर दिया, तो अपील दायर की गई उच्चतम न्यायालय में और उस समय वी.आर. कृष्ण अय्यर ने ही फैसला दिया था कि हालांकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रहेंगी लेकिन संसद में एक सांसद के रूप में वे वोट नहीं डाल पाएंगी। तो ये बहुत बड़ा झटका था प्रधानमंत्री के लिए। और कुछ विश्लेषकों का ये मानना है कि इमरजेंसी लगाने के जो कई कारण थे उनमें एक कारण ये भी था कि इस तरह का फैसला दिया गया। एक अन्य जज थे जस्टिस बहरुल इस्लाम, वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए और बाद में वहाँ मुख्य न्यायाधीश बने। फिर वे सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन सेवानिवृत्ति के लगभग 9 महीने बाद उनको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। वो सरकार के प्रिय माने जाते थे। वैसे ही पहली घटना नहीं थी कि अवकाश ग्रहण करने के बाद शीर्ष अदालत का जज बनाया जाए। जो पहली नियुक्ति शीर्ष अदालत में स्वाधीनता के बाद हुई थी 1952 में, वो भी एक अवकाश ग्रहण करने के बाद ही एक जज की हुई थी। वो थे जस्टिस चंद्रशेखर अय्यर। वो मद्रास उच्च न्यायालय के जज थे और सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन बाद में उनको उच्चतम न्यायालय का जज बनाया गया। बहरुल इस्लाम जज बनने के पहले 10 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे और 1983 में उन्होंने अर्बन कोऑपरेटिव घोटाले मामले में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को राहत दी और उसके अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और घोषणा की कि वे बरपेटा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन किसी कारण से वो चुनाव नहीं हो पाया तो कांग्रेस ने उनको राज्यसभा भेजा। यानी वो जज बनने के पहले और जज बनने के बाद दोनों समय जो है वो राजनीति में सक्रिय रहे। तो ऐसे और भी उदाहरण हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जस्टिस रंगनाथ मिश्र को भी भेजा गया था राज्यसभा जाना वैसे कोई बहुत बड़ी बात वैसे नहीं है, लेकिन उन पे भी आरोप लगा था कि चूंकि दिल्ली दंगे की जांच के लिए जो आयोग बैठाया गया था और उसके अध्यक्ष थे और उसमें उन्होंने बिल्कुल जो है क्लीन चिट सरकार को और कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया था, तो उसके पुरस्कार के रूप में उनको ये सारे पद दिए गए थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ जज जो थे उनको बड़े पद मिले, जैसे जस्टिस हिदायतुल्ला थे, वो उपराष्ट्रपति बने। शायद सबसे बड़ा पद अगर किसी जज को मिला है तो हिदायतुल्ला को ही मिला जो उपराष्ट्रपति बने और वो एकमात्र जज हैं जो 3 महत्वपूर्ण पदों पे काम करने का उनको अनुभव हुआ। भारत के मुख्य न्यायाधीश तो थे ही, फिर वो उपराष्ट्रपति भी बने और 2 बार उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करने का मौका मिला।
दो पूर्व जजों को राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने उम्मीदवार बनाया। एक तो वी.आर. कृष्णैयर को 1987 में बनाया गया और 1982 में जस्टिस एच.आर. खन्ना को उम्मीदवार बनाया गया विपक्ष के द्वारा, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं जीत पाए। और मैंने पहले बताया ही है कि 1967 में कोका सुब्बा राव, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जस्टिस खन्ना और जस्टिस कृष्ण अय्यर ये दोनों पूर्व जज थे और चूंकि काफ़ी पहले अवकाश ग्रहण कर चुके थे, इसलिए कोई आरोप नहीं लग सकता है कि उन्होंने किसी तरह का कोई जो है सो भेदभाव किया हो या कोई पक्षपात किया हो। जस्टिस एच.आर. खन्ना का भी सुपरसेशन हो गया था, क्योंकि वो न सिर्फ केशवानंद भारती मामले में बहुमत के साथ थे कि मौलिक संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, बल्कि 1976 में एक और भी बहुत संवेदनशील मामला आया था, हैबियस कॉर्पस। उसमें सवाल ये उठा कि आपातकाल के दरमियान जो जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, वो है उसके नहीं है, क्योंकि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत एक अधिसूचना जारी करके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए जो अदालत जाने का अधिकार है उसको खत्म कर दिया था, निलंबित कर दिया था। इसलिए सवाल ये उठा कि अगर जीने का अधिकार जो मौलिक अधिकार का हिस्सा है, अगर उस बारे में भी सवाल उठते हैं, कोई मारा जाता है या कुछ होता है तो क्या कोई अदालत जा सकता है या नहीं जा सकता है। हैबियस कॉर्पस जो होता है प्रत्यक्षीकरण, अगर कोई व्यक्ति लापता है तो उसको आप पेश करिए। उस मामले में संविधान पीठ थी 5 जजों की और 4 जजों ने ये मान लिया था कि हाँ, कोई इसमें जो है सो अदालत राहत नहीं दे सकती है इमरजेंसी के दरमियान। लेकिन एच.आर. खन्ना ने बहुत ही निर्भीक फैसला दिया था कि एक ऐसा अधिकार है जिसे किसी भी कीमत पे निलंबित नहीं किया सकता है। और उस फैसले के 9 महीने बाद जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हुआ और वे वरिष्ठतम जज थे, उनको बनाया जाना चाहिए था भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो उनको अवक्रमित करके जो है दूसरे जज को बना दिया गया, एम.एच. पेक को। तो ये कुछ उदाहरण हैं जहां राजनीति में सक्रिय लोग नेता बने। कुछ थे जो उसके बाद राजनीति से दूर हो गए, कुछ थे जो उसके बाद भी राजनीति में सक्रिय रहे। बात वही आती है कि जज को पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। पूरी दुनिया में इसी तरह की परंपरा रही है कि जज निष्पक्ष रहे हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कई जजों का उदाहरण है कि बाद में वो इतने कट गए थे कि जब उनकी मृत्यु के बाद उनकी पेंशन उनकी पत्नी को देने की बात हुई तो उनका कोई अता पता भी नहीं था कि वो कहाँ रहते हैं, कोई संपर्क उन्होंने नहीं छोड़ा था। अपने देश में भी अगर हम एक आदर्श जज की बात करें तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का नाम आता है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज थे और उन्होंने ही इंदिरा गांधी की याचिका पर फैसला देते हुए उनके चुनाव को निरस्त कर दिया था कदाचार के आधार पर। कहा जाता है कि उनको प्रलोभन भी दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें जो है कहा था परोक्ष तरीके से, इनडायरेक्टली, कि अगर वो प्रधानमंत्री के पक्ष में फैसला देते हैं तो उनको उच्चतम न्यायालय का जज बनाया जाएगा। लेकिन उनको इससे बहुत दुख हुआ कि इस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है। और बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो यही कहा जाता है कि उनको राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे अपने फुलवारी में फूलों और पौधों में पानी पटाने में ही ज़्यादा सुख मिलता है। तो अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसको पसंद कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ साझा करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।